आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और तकरीबन 40-45 साल अपनी खदमात इस फील्ड में अंजाम दे चुके हैं, प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सबसे पहले यही कि जो कतर में बातचीत होनी है, डेलीगेशन भी आ चुका है, लेकिन लग नहीं रहा है कि कोई बातचीत हो पाएगी, क्योंकि डायरेक्ट बात करने से ईरान ने मना कर दिया। कहाँ रुकावट पैदा हो रही, क्या मसला क्या दरपेश आ रहा है? प्रोफेसर पाशा साहब। जी, शुक्रिया मुमताज साहब। देखिए, इसमें ईरान बहुत क्लियर है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाकायदा दोनों के बीच में जो साइन हुआ था, उसका उल्लंघन अमेरिका कर रहा है लगातार। एक तो वो लेबनान के थिएटर में इजराइल पे दबाव डाल के सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और वहाँ हर दिन लोग मारे जा रहे हैं, और इजराइल अपनी फौज हटाने से मना कर रहा है और पायलट जोन बनाने की बात कर रही है। और अमेरिका और लेबनान के बीच में जो बातचीत हुई, उसका जी भी जी। दूसरे दिन ही उल्लंघन करके वहाँ बमबारी हवाई जहाजों से, ड्रोन से लगातार वहाँ हमले चलते आ रहे हैं। ये नहीं कि गाजा में हमले नहीं हो रहे हैं, वहाँ भी हर दिन मारे जा रहे हैं फलस्तीनी, और नरसंहार वहाँ जारी है। तो इन इशू को लेके ईरान ने कड़ा रवैया इख्तियार किया है कि आप साइन करते हैं एग्रीमेंट्स पे, सीज फायर पे, एमओयू पे, और आप उसका उल्लंघन खुलेआम करते हैं, आपको हम कैसा भरोसा करें? ये तो फंडामेंटल पॉइंट ईरान हर इशू में आईआरजीसी और फॉरेन मिनिस्ट्री उठा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, और जो मध्यस्थता करें पाकिस्तान और कतर, उनके साथ भी बातचीत करके। तो ये तो हुआ। दूसरा ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में एमओयू में जिक्र है आर्टिकल 5 में, उसमें ईरान अरेंजमेंट्स के तहत वहाँ नेविगेशन का मॉनिटर करेगा बोल के खुला लिखा है। उसमें अमेरिका का कोई जिक्र नहीं है 5वें आर्टिकल में। तो उस लिहाज से जो है नॉर्थ साउथ जो दो रूट आइडेंटिफाई करे हैं ईरान की तरफ से, तो वहां से शिप्स आएंगे जाएंगे बोल के। लेकिन मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारिजा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो आके खाड़ी के देशों के ऊपर दबाव डाल के उन्होंने एक साउथ कॉरिडोर बोल के नया रूट ओमान के तहत वहां से आना जाना शुरू कर रहे हैं, और अमेरिका के नेवी जो है उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं ऑपरेशन फ्रीडम के तहत। तो कुछ जहाजें जो बड़े जहाज जो तेल और गैस लेके जाते हैं वो नहीं है, लेकिन दूसरे कार्गो के जहाज जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक जहाज वहाँ नीचे जो पहाड़ हैं जमीन में, ये समंदर में, उससे टकरा के वहाँ ब्लॉक कर दिया वर्चुअली। तो जिसका अंदेशा ईरान बता रहा था कि वहाँ जाना सेफ नहीं है, तो वही हुआ जो एक्सीडेंट वहाँ रुक गई है वो शिप, और उससे काफी तकलीफ हो रही है दूसरे जहाजों को आने जाने में। तो अमेरिका जो है अपने बलबूते पे ये खाड़ी कह रहा है कि ये इंटरनेशनल वाटर है और ईरान को कोई हक नहीं है। हालांकि ईरान ने कहा है कि 60 दिन तक इसमें कोई फी उसूलेंगे नहीं, और ओमान भी कहता आ रहा है कि कोई फीस वो भी नहीं लेंगे फिलहाल बोल के। तो 60 दिन के बाद या मुआहदे के बाद क्या होता है वो खुदा जाने। लेकिन अमेरिका ये 60 दिन में भी जो है सबर करने के लिए तैयार नहीं है। वो बताना चाहता है कि वो दादा है, वो उनके पास ताकत है, और ईरान कौन होता है इसको चैलेंज करने के लिए हम उनकी बात नहीं मानेंगे, और हम जहाज को एस्कॉर्ट करेंगे आने जाने के लिए बोल के। तो अब ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जो जहाज वहाँ अटक गया है बीच में, जिससे कई जहाजों को तकलीफ हो रही है।
और इंश्योरेंस कंपनीज वाले लॉयड वगैरह वो दोबारा प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस ओमान के रास्ते से जाना खतरा है और सेफ नहीं है बोल के। और ईरान के रास्ते से नॉर्थ साउथ से नॉर्थ से जो है शिप्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। ईरान फिलहाल कुछ फीस चार्ज नहीं कर रहा है और सिर्फ उनको 48 घंटे का नोटिस देना पड़ता है, डिटेल्स देना पड़ता है और बाकायदा वो आईआरजीसी की नेवी एस्कॉर्ट करके ले जा रही है और ला रही है खाड़ी के अंदर। तो ये जो है अमेरिका का रवैया हमें ईरान को पसंद नहीं आया और यूनिलैटरली ट्रम्प ने कहा कि हम कतार में ईरान के साथ बातचीत करेंगे बोल के स्टीव विटकॉफ को और जराड कुशनर को भेज दिए। वो वहाँ है, है, लेकिन ईरान का कोई डेलीगेशन वहाँ नहीं गया है बातचीत करने के लिए। तो जो गुस्सा है ईरानियों का वो जायज है। तो इस लिहाज से जो है कतारी मीडिएशन करने के लिए भी उनको अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक तरफा और अवामी दबाव प्रेशर डाल भी है, रहा है। मेरा ख्याल है ईरान के अंदर अवामी प्रेशर भी है, क्योंकि आज फिर ईरान से एक बयान आया जो स्पीकर है, और उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरह से हमारे रहबर को या हमारे और बड़े अफसरान को, लोगों को मारा गया है, तो वो ऑप्शन खुला हुआ है और उन्हें हम काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। तो एक अवामी प्रेशर तो है, ये जाहिर सी बात है, तदफीन होनी है लोगों में एक अलग तरह का, तो ये भी एक एहतियात होगी ईरान की अपनी। जी, देखिए असल बात यह है कि अमेरिका ऐसा पेश आ रहा है जैसा उन्होंने अली खामनाई को या 80 से ज्यादा लोगों को वहां मारा ही नहीं, जो ऑफिशियल्स हैं, और उन्होंने बमबारी की ही नहीं। कि ऐसा वो मान के चल रहे हैं कि ईरान पे हमने कुछ नहीं किया और आप बातचीत पे आमादा हो जाइए बोल के। तो ईरान जो अपनी कुर्बानी दिया है लीडर, सुप्रीम लीडर की और इतने सारे मिलिट्री टॉप ऑफिशियल्स की, और जो सिविलियंस मारे गए हैं, इतना नुकसान उठाया है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का और पावर। देखिए 7,000 गीगावाट पावर प्लांट्स जो है तबाह कर दिए गए हैं और कई शहरों में अभी तक बिजली आई नहीं है और वहाँ 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, 45 डिग्री है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी में लोग तड़प रहे हैं, जो कि फ्रांस और यूरोप में 35 डिग्री में हजारों के शहीद मर जा रहे हैं वहाँ। तो अब ईरान में इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया है जिसका कोई जिक्र नहीं करते वेस्टर्न प्रेस में। ये एक दोहरा पॉलिसी जो है वहाँ तबाह और बर्बाद करके, और वहाँ के तेल के पाइपलाइंस को, गैस के पाइपलाइंस को जो पार्स से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको भी तबाह करके कई किल्लत, गैस की किल्लत हो गई है वहाँ भी ईरान के शहरों में। लोग परेशान हैं वहाँ। तो इन सब को नजरअंदाज करके अमेरिका चाहता है अपना दबदबा कि वो जीता है जंग में, जैसा वो टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, बातचीत करिए, ये करिए, वो करिए बोल के। तो ईरान जो है संभल के संजीदगी से रिस्पांस दे रहे हैं, ईरान पर दबाव नहीं डाल सकते। और जिस तरीके से खलीबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज आवर ट्रम्प कार्ड, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे नेगोशिएशंस में, डिप्लोमेसी में, डायलॉग में, वो छोड़ेंगे नहीं। और इससे और अमेरिका को और खाड़ी के देशों को प्रॉब्लम्स होता है। देखिए खाड़ी के देश इतने डबल पॉलिसी है इनकी, एक तरफ इसराइल के साथ हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हैं, और ईरान को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो खाड़ी का मसला हो या उनके अड्डे जो दोबारा बहाल किए जा रहे हैं और गोला बारूद वहां लाया जा रहा है, जो अड्डे अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, वो अपने हठधर्मी से जो है दूर नहीं जा रहे हैं। तो ईरान अब कंक्लूड कर रहा है कि ये खाड़ी के देश जो है जूं का तू वो भी पहले की तरह अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं देख रहा है ईरान। इस वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है।
नहीं, बिल्कुल सही। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक़्त, उसके हवाले से भी सवाल ज़रूर होगा। और वो ये है कि तकरीबन अब फैसला ले रहा है अमेरिका के 90 के करीब जो उनके फ़ौजी अड्डे हैं, जो मिलिट्री बेसेज़ हैं, उनको बंद किया जाएगा और ये ज़्यादातर इसमें मिडल ईस्ट के होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, मैं समझता हूँ। तो कुल 750 से ज़्यादा इनके दुनिया भर में फ़ौजी अड्डे हैं। लेकिन मिडल ईस्ट में बंद करने का क्या फैसला? ठीक है, नुकसान बहुत बड़ा हुआ था। सिर्फ बहरीन में $400 मिलियन का नुकसान हुआ था अमेरिका का। लेकिन क्या महज़ ये नुकसान की वजह से बंद कर रहे हैं, या इन्हें डर है कि ईरान या और ताकतें जो हैं, वो इन्हें निशाना बना सकती हैं? वजह क्या है? या मुआहदे में कोई शर्त है? क्योंकि ईरान मुसलसल ये बात कह रहा था कि जब तक बेसिस रहेंगे हम मतलब मुतमईन नहीं हो सकते। पाशा जी, ईरान का पहले से ही डिमांड है कि ये बाहरी ताकतें जो आके अड्डे बनाए हैं उनको खत्म करना है। और एमओयू में लिखा है बाकायदा कि ये अमेरिका इस क्षेत्र से धीरे-धीरे अपनी फौज और अड्डे हटाएगा और दूसरे इसको स्ट्रेंथन नहीं करेगा, मजबूत नहीं करेगा बोल के। तो उसके तहत अमेरिका को इन सब अड्डों से दूर होना पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं कि वो छोड़ेगा या खाड़ी के देश वो होने देंगे, क्योंकि वो अभी भी उनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर निर्भर है। और इसको जैसा ईरान ने हमला किया कुवैत और बहरीन पे, तो वहीं से हवाई जहाज आके सिर्रिक और किश्म आइलैंड और बंदर अब्बास पे हमला किया पिछले हफ्ते। तो इससे पता चलता है कि अभी भी ये अड्डे बहाल किए गए हैं, वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ईरान के खिलाफ, और साजिशें पहले की तरह वहाँ भी जारी हैं बोल के। तो ईरान को पता है कि कहाँ से प्लेन उड़ के आ रहा है, कहाँ से ड्रोन उड़ाया जा रहा है, तो वो निशाना प्लेस ऑफ ओरिजिन को पता चलता है। और सैटेलाइट के ज़रिए हर एक प्लेन कहाँ से आता है, जाता है, सब पता है बमबारी के बाद भी। तो इस लिहाज से जो है ईरान लगातार डिमांड करता आ रहा है कि अमेरिका इस क्षेत्र से खाली करके जाए और इस क्षेत्र में जो खाड़ी के देश हैं वो और ईरान मिलके वहाँ नया आर्किटेक्चर गल्फ का सिक्योरिटी का बनाएंगे बोल के। इसमें कुछ सऊदी अरेबिया भी प्रयास कर रहा है, लेकिन असल में क्या है, बहरीन और यूएई और कुवैत ये अड़े हुए हैं कि ईरान के साथ इस क्षेत्र में बातचीत आगे ना बढ़े, तो इसलिए वो निर्भर हैं अमेरिका के ऊपर। लेकिन सऊदी अरेबिया की बात वो मान नहीं रहे इतनी आसानी से जितना पहले मानते थे। तो अमेरिका जैसा मार्को रूबियो आए थे, वो सऊदी अरेबिया में जाना चाहते थे, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, तो इसलिए वो गए नहीं। वो ये सिर्फ 3 देशों में गए, यूएई, बहरीन और कुवैत। तो इस लिहाज से जो है ये अमेरिका फूट डालना चाहता है ईरान के खिलाफ। इनको अलग-थलग करके सऊदी अरेबिया जो चाहता है ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात, उसको बहाल करने में अमेरिका बहुत ही साजिश कर रहा है। जी बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल पाशा साहब, और वो ये इज़राइल के हवाले से कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल, मैं टाइम देख रहा हूँ, अभी टाइम है, मैं 2-3 मिनट में बस, कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भई अब हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं करेंगे, अमेरिका की हमें खैरात नहीं चाहिए। अब हम खुद मुख्तार जो है बनेंगे। तो ये इतने देर में समझ में ये बात क्यों आई? और ये खुद मुख्तार किस बुनियाद बन जाएँगे? क्या क्या है इनका? अगर ये तो 1 हफ्ते भी जंग नहीं लड़ सकते अपनी ताकत, जी, या चुनावी देखिए या ये ने नेतन्याहू और उनके दिफाई मिनिस्टर इज़राइल काट्स हवा में बात कर रहे हैं, अमेरिका की सपोर्ट के बगैर हम ईरान पे हमला करेंगे बोल के। लेकिन उनके जो F-16s, F-18s और F-35 जो फाइटर जेट्स हैं, वो पूरे वहीं से अमेरिका से आए हैं और उनको मार गिराए तो रिप्लेस करने वाले कोई नहीं है दुनिया में उनका। और गोला बारूद जिस मिक़दार में वो इस्तेमाल कर रहे हैं हर दिन लेबनान में और गाज़ा में और सीरिया में भी, तो उसको रिप्लेनिश कौन करेगा? अमेरिका के सिवा
कोई नहीं देगा। भारत कुछ दे रहा है, छोटे मोटे हथियार दे रहा है, लेकिन वो काफी नहीं है। तो ये बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो प्रयास कर सकते हैं या ईरान के ऊपर हमला करने की या जारी रखने की लेबनान में। अगर मामला गंभीर होता है तो वो धमकी दे सकते हैं कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो न्यूक्लियर हथियार जब तक अमेरिका का परमिशन नहीं होता, वो इस्तेमाल ईरान के या किसी के खिलाफ नहीं करेंगे, मुश्किल लगता है मुझे। बिल्कुल तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब कि आपने इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है इस पे बात की मिडल ईस्ट पे ख़ास तौर से। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और जो भी अपडेट होगा उस पे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।